Hello and welcome to the explained section of Indian Express. And today we are discussing a news Middle East crisis. India must look at fertilizer supply. तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस से फर्टिलाइजर सप्लाई पे क्यों इंपैक्ट होगा? इनफैक्ट इट इज बीइंग सेड कि फर्टिलाइजर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इंडिया में आज भी 45% ऑफ इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग और फार्मिंग में फार्म सब्सिडी फर्टिलाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कितना हमारा फर्टिलाइजर का सप्लाई इंटैक्ट है एंड रेगुलर है। ना फर्टिलाइजर का जो सप्लाई है पिछले 4-5 सालों में हेवीली इंपैक्ट हुआ है। इनफैक्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो प्री कोविड से लेके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया है, मोर देन 3 टाइम्स। एंड इट इज बिलीव्ड, आपको एक डेटा देता हूं, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है 75,000 टू 80,000 करोड़ होता 75,000 टू 80,000 करोड़ होता था बिफोर कोविड और वो अभी 2.2 टू 2.3 लाख करोड़ है। एंड इट इज बिलीव दैट अगर ये क्राइसिस जो चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या ईरान क्राइसिस या इजराइल क्राइसिस, तो दिस माइट क्रॉस 2.5 लाख डॉलर 2.5 लाख करोड़, विच इज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग हमारा जो बजट है वो हार्डली 30 लाख करोड़ का है। सो दीज आर द चैलेंजेस. So in an agricultural driven country like India, fertilizer is a quieter and less visible crisis, but it is hits directly at the heart of the food production, making it national stability issue, experts warn. तो experts ये warn कर रहे हैं कि fertilizer को हमें की सप्लाई को मेंटेन करना है. Let's understand. तो fertilizer security जो है वो डायरेक्टली हमारे नेशनल सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है. That is what this article is saying. मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है, यहां पे हमारा हेवी डिपेंडेंट है कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान फॉर बोथ फिनिश्ड फर्टिलाइजर एंड द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस से हम फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करते हैं. इंडिया में हम आज भी 20% जो है हम 20-25% यूरिया इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. 60% ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट करते हैं, 100% ऑफ पोटैश इंपोर्ट करते हैं. इसको बोलते हैं NPK. सो NPK जो है 4:2:1 का रेशियो होता है. एक और ऐड हो जाता है S. तो दीज NPKS जो हमारे मेन फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए. और यूरिया ऑलमोस्ट 80% इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है और 20% इंपोर्ट होता है. सो यूरिया इज डेफिनेटली इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट. अभी हमने 2-3 नए प्लांट्स खोले हैं गोरखपुर में और एक और जगह पे, तो उससे हमारा सप्लाई जो है रिलेटिवली बढ़ रहा है. बट डाइअमोनियम फॉस्फेट जो है हम बाहर से लेके आते हैं, स्पेशली दीज कंट्रीज. पोटैश का सप्लाई जो है पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है. नाउ हियर इफ यू लुक एट द गल्फ नेशंस की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखिए यहां पर है, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां से होता है. तो यू कैन सी हियर, यहां ओमान है, यूएई है, कतर है और इधर ईरान है. नाउ दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और अगर ये यहां पर शिप्स, इंटरनेशनल शिपिंग जो है यहां से मूव होती है, एंड इफ दिस इज इंपैक्टेड तो ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट होगा. 20-25% इज इंपोर्टेड फ्रॉम गल्फ नेशंस एट दिस ट्रेड. अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ यूरिया एंड डाइअमोनियम फॉस्फेट कम्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू डिसरप्शंस इन द रीजन. MOP यानी म्यूरिएट ऑफ पोटैश इंपोर्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक कनाडा, बेलारूस एंड इजराइल. तो पोटैश 100% इंपोर्ट करना होता है और यहां बेलारूस पे भी डिपेंडेंसी और कनाडा पे जो रिलेटिवली स्टेबल है. बट यूरिया एंड आपका डाइअमोनियम फॉस्फेट इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क अपॉन. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमें स्टेबल रखना जरूरी है. देन फर्टिलाइजर का रिजर्व है क्या हमारे पास? आंसर इज नो. वी डोंट हैव अ फर्टिलाइजर रिजर्व. ऑन एन एवरेज 40-45 डेज का सप्लाई ऑपरेशनल स्टॉक के लिए रहता है, बिकॉज जितनी भी इंडियन फर्म्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग दैट. हमको एक स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ सकता है इन फ्यूचर. सो अब क्या करना है? वी हैव टू नीड टू डाइवर्सिफाई इंपोर्ट. बट इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करने के लॉजिस्टिक कॉस्ट नए MOE साइन करने होंगे जो शॉर्ट टर्म में मुश्किल है. Then we have to broaden supply base and build reserve. Now this is very important कि हम फर्टिलाइजर का रिजर्व एक क्रिएट करें एटलीस्ट 2 months 3 months का, कि अगर कोई क्राइसिस आती है वी कैन नेगोशिएट एंड क्रिएट अ मैकेनिज्म. रिजिलियंस, मीडियम टर्म में हम रिजिलियंस थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. इंडिया बहुत फोकस कर रहा है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, बट यहां भी हमें जो रॉ मटेरियल्स है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द मीडियम टर्म जो है हमारा अप्रोच होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं. एंड गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट. एक और चीज हम कर सकते हैं दैट हम यूज ऑफ
फर्टिलाइजर को रैशनलाइज करें, फार्मर्स को मोटिवेट करें, जैसे नेशनल सॉयल हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग इन दीज ओनली इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। नाउ कमिंग टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी, आप देखिए इंटरेस्टिंगली ये डेटा आपको क्या शो कर रहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 70,000 करोड़ था, दैट हैज इंक्रीज टू 2.25 लाख करोड़, और दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि है शायद ये 2.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाए। तो बहुत तेजी से आपका सब्सिडी बजट बढ़ रहा है, एंड देयर इज मल्टीपल चैलेंजेस, जैसे डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल बाहर से लाना है, ऑयल, ओल्ड एंड इनइफेक्टिव हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, फ्यू ऑल्टरनेटिव्स, यानी हमारे पास फर्टिलाइजर के ऑल्टरनेटिव क्या है, नैनो यूरिया, ऑर्गेनिक यूरिया, बायो फर्टिलाइजर, दे आर स्टिल इन द बिगिनिंग स्टेज और बहुत टाइम लगेगा। फिस्कल बर्डन इंपैक्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाउ डू यू डेवलप इंडियाज एग्रीकल्चर? इंडिया का एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 45% इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, फूड सिक्योरिटी अश्योर करता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अश्योर करता है, जॉब क्रिएट करता है, इट इज ऑल्सो लाइफलाइन ऑफ इंडिया in general. So how do you make this better? And for that you need private investment and public investment. तो private investment तो almost 9% है, but public investment जो है वो hardly 3% है, and the reason is that we don't have money. Government का जो resources है, revenue है, वो divert हो जाता है towards fiscal, यानी subsidy पे 2% of the हमारा GDP है वो subsidy में जाता है। एक significant portion यानी almost 75 to 80% जो resources हैं फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी एंड अदर एग्रीकल्चरल सब्सिडी में चले जाते हैं, एंड दैट इज वेयर वी डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। देन फर्टिलाइजर एंड फूड सिक्योरिटी डिसरप्शन में इंपैक्ट फिस्कल स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमी की फिस्कल स्टेबिलिटी एंड रूरल इनकम को इंपैक्ट करेगा। लो एग्री यील्ड इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग कोविड श्रीलंका फेस्ड अ क्राइसिस, जहां पे उन्होंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ मूव कर गए और फर्टिलाइजर को यूज नहीं किया, एंड दैट लेड टू एग्रीकल्चरल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया में भी हम तुरंत वी कैन नॉट मूव फ्रॉम फर्टिलाइजर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, इट विल टेक टाइम, और स्लोली कर सकते हैं। वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल। तो फर्टिलाइजर सिक्योरिटी शुड बी सीन एज नेशनल सिक्योरिटी, यानी यहां पर सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर विल अश्योर एंड विल क्रिएट द बेनिफिट। व्हाइल यूक्रेन रशिया वॉर disrupted nitrogen, potash and ammonia supply, the current conflict threatens ammonia, urea, DAP and liquid LNG, that is gas, all are vital for agriculture. As a result, India remains exposed to price shocks, shipment delays, rising subsidy burden and potential unrest during sowing season. अगर sowing season में अब जैसे मान लीजिए यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया तो 100% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट पोटेशियम एंड पोटैश, these things are they depend on, इनका जो प्राइस है वो ग्लोबल उस पर डिपेंड करता है कि भी ग्लोबल प्राइस क्या है। सो इफ दीज थिंग्स बिकम कॉस्टली, तो फार्मर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। फार्मर विल फील कि भी हमको फर्टिलाइजर बहुत महंगा मिल रहा है। और एक और फिनोमिना देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन ऑफ फर्टिलाइजर माइट गो अप। नाउ क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ अ फ्यूचर? मल्टीपल चीजें हैं। स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म सप्लाई, हम उन कंट्रीज के साथ हम एमओयू साइन करें, मोरक्को हो गया, बेलारूस हो गया, इजराइल हो गया, so that we can develop long term supply. And for potash, Canada can be a reliable source, और कनाडा ऐसी जगह पे है जहां पे रिलेटिवली स्टेबिलिटी रहती है। सो अगर ये डिसरप्शन परसिस्ट होते हैं, हाउ विल इट इंपैक्ट रबी एंड खरीफ सीजन? नाउ देयर आर टू फैक्टर्स। पहला तो हमारे इंडिया में जो फार्मर है, 88% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, और ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं 88% इंपैक्टेड है। और ये अगर इंपैक्टेड है तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि भाई ये जो फार्मर्स हैं ये सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर पे डिपेंड करते हैं, तो दे विल बी इंपैक्टेड मोर, एंड दिस इज लिंक्ड टू फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेंस सिक्योरिटी ऑफ दोस पीपल, यानी उनको सिक्योर करना जरूरी है। डिसरप्शन इन डैप इंपोर्ट्स फ्रॉम जॉर्डन एंड इजराइल अमंग कैन डिले व्हीट सोइंग इन द राबी ग्रोइंग स्टेट लाइक पंजाब, यूपी एंड बिहार। यानी राबी मतलब जो अभी विंटर में आने वाला है, तो यहां पर अगर होगा तो व्हीट का सीजन इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज डाइअमोनियम फॉस्फेट डैप जो है वो सोइंग पीरियड में यूज होता है। सिमिलरली बॉटलनेक्स ऑफ रेड सी एंड स्टेट ऑफ हॉर्मोज कंटिन्यू, तो मोरेनियम और पोटैश एमओपी का शॉर्टेज हो जाएगा, जो खरीफ क्रॉप्स को इंपैक्ट करेगा, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस। तो खरीफ तो अभी स्टार्ट हो रहा है, ये इंपैक्ट होगा, राबी भी इंपैक्ट होगा। फार्मर्स में रिस्पॉन्ड बाय कटिंग बैक फर्टिलाइजर, फार्मर क्या करेगा, फर्टिलाइजर कम करेगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट यूज होगा, और प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर का आउटपुट कम हो जाएगा, एंड जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनमें हेवीली इंपैक्ट होगा। इसके साथ साथ ग्लोबल राइजिंग प्राइसेस पुश इंडियाज फर्टिलाइजर सब्सिडी बियॉन्ड 2.5 लाख करोड़।
फिजिकल बर्डन 2.5 लाख करोड़ बढ़ सकता है, एंड दीज डिस्ट्रप्शन अगर कंटिन्यू होते हैं तो ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर को इंपैक्ट होगा, फार्मर अनरेस्ट हो सकता है, एंड दैट इज वेयर वी नीड अर्ली एक्शन टू ब्रिंग रेजिलियंस। इस चीज को आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लीजिए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंड इट विल टेक देयर। नाउ देयर इज अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंडिया heavily relies on import of fertilizers and raw materials from the Middle East. Examine the economic implications of this dependency on the India's agricultural sector, especially in the context of recent geopolitical developments in the region. तो क्या इंपैक्ट होगा, लेट्स सी। इसमें मैंने मॉडल आंसर भी लिखा है। यू कैन राइट इंट्रोडक्शन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, ऑल्सो इश्यूज क्या है, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एंड हम बहुत सारा मीना कंट्री से लेके आते हैं। व्हाट इज मीना कंट्री? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो मीना कंट्री से हम लोग 50% डैप एंड 90% हम पोटैश लेकर आते हैं। देन इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, प्राइस वॉलेटिलिटी होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, जैसे हाई फ्रेट कॉस्ट ड्यू टू रेड सी डिसरप्शन। देन फिजिकल बर्डन बढ़ेगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। तो ये इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है। तो गवर्नमेंट कैन डू व्हाट? इट कैन फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। रिवाइवल ऑफ प्लांट्स लाइक तालचेर, गोरखपुर टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स विद ओमान, जॉर्डन, इजराइल, रशिया टू अश्योर द सप्लाई। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लुक इनटू इट। और अगर हम ये करेंगे तो चीजें वर्क करेगी। देन यू कैन राइट अ कंक्लूजन, इंडियाज फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी ऑन द मिडिल ईस्ट मेक्स इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर vulnerable to external shock. A diversified sourcing strategy and boosting domestic capacity are vital for ensuring input security and protecting farmers' interest. So this is the reality. Thank you very much for watching. Do subscribe to the channel. And अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, reach out to my team for personal updates. In the description section आपको डिटेल मिल जाएंगे. And be regular. I'll be starting a main series for people who are targeting mains. तो एक मेंस का क्रैश कोर्स भी है, एंड ऑल्सो आई विल बी टेकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस बजट इकोनॉमिक सर्वे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।